हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 12th की जो अपनी मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज के अपने नए टॉपिक का नाम है अविलंब रेखा, यानी इंग्लिश में बात करूं तो नॉर्मल लाइन। इस टॉपिक से पहले मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन की बात करी थी। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है नॉर्मल लाइन यानी अविलंब रेखा। तो अविलंब रेखा क्या होती है पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी वक्र यानी कोई भी कर्व, जैसे मैंने आपको चित्र में सर्कल बनाया है, उस सर्कल की जो परिधि है यानी बाउंड्री है यानी सर्कमफेरेंस है, उस पर हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट से होती हुई एक रेखा खींची जो कि इस वृत्त को यानी इस सर्कल को टच करती हुई यानी छूती हुई जाती हो। यानी हमने एक रेखा खींची जो कि इस वृत्त को क्या करती हुई जाती हो, टच करती हुई, छूती हुई जाती हो। उस रेखा को ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में टेंजेंट लाइन। यानी टेंजेंट लाइन क्या है? कोई भी वक्र पर स्थित बिंदु, उस बिंदु से होकर जाने वाली या उस बिंदु से खींची गई ऐसी रेखा जो कि उस वक्र को छूती हुई जाती हो, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा इंग्लिश में टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस बिंदु से खींची जाती है या जो बिंदु वक्र पर स्थित होता है जिससे होती हुई रेखा जाती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते थे। क्या कहते थे? स्पर्श बिंदु यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट। अब आज हम जो बात कर रहे हैं अविलंब रेखा यानी नॉर्मल लाइन की। तो नॉर्मल लाइन क्या है? वक्र पर स्थित बिंदु और उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उस वक्र पर, उस स्पर्श रेखा के लंबवत, उस स्पर्श रेखा के लंबवत यानी उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो कि स्पर्श बिंदु से होकर जाती हो, यानी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली और स्पर्श रेखा के लंबवत यानी टेंजेंट लाइन से 90 का एंगल बनाने वाली और टेंजेंट पॉइंट से जाने वाली यानी कांटेक्ट पॉइंट से जाने वाली ऐसी रेखा को हम आपकी अविलंब यानी इंग्लिश में बात करूं तो नॉर्मल लाइन कहते हैं। जब हम अविलंब रेखा की बात करेंगे, जब हम नॉर्मल लाइन की बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम अविलंब बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अविलंब बिंदु। अविलंब के लिए बात किया तो हम नॉर्मल पॉइंट कह सकते हैं, अविलंब बिंदु कह सकते हैं। और जब स्पर्श रेखा के लिए बात करी तो हम उसे स्पर्श बिंदु यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट या टचिंग पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं अविलंब रेखा क्या है आपके समझ में आ गई होगी। यानी कोई वक्र पर स्थित बिंदु, उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत और उस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा के लंबवत यानी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से जाने वाली रेखा को हम अविलंब रेखा यानी नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो ये तो थी आपकी अविलंब रेखा। जैसे मैंने आपको समझाया था, हमसे क्वेश्चन पूछता था स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो या उसकी प्रवणता ज्ञात करो या वो कितना एंगल बनाती है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करता था। इसी तरह से आज हमसे अविलंब रेखा का समीकरण पूछा करेगा। तो हम कैसे निकालने वाले हैं उसका
समीकरण हम उसकी बात करते हैं। तो हमने लिखा वक्र y बराबर फंक्शन ऑफ x पर स्थित बिंदु x1, y1 से जाने वाली ब्रैकेट में लिख सकते हैं खींची गई अवलंब रेखा का समीकरण। तो क्या होगा अवलंब रेखा का समीकरण? y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट के अंदर इनटू में x माइनस x1, यानी ये फॉर्मूला आपका अवलंब रेखा का समीकरण को यानी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं, आप कहेंगे कि ये इक्वेशन तो हमने अपनी स्पर्श रेखा में भी बताई थी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है m का, जहां m वहां जो m होती थी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती थी, यहां जो m है वो बिंदु x1, y1 पर अविलंब की प्रवणता है। किसकी प्रवणता है? अविलंब की प्रवणता। पहले जो थी किसकी थी? स्पर्श रेखा की प्रवणता, और अभी जो है वो अविलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट x1, y1। याद करिए वहां जब हम m का मान निकालते थे तो कैसे निकालते थे? बिंदु x1, y1 पर dx ऑफ y का मान। यहां जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बिंदु x1, y1 पर dx dy ऑफ x का मान, और उसमें भी क्या लगा देंगे आगे? माइनस, यानी माइनस बिंदु x1, y1 पर dy ऑफ x का मान। यहां हम और इसे ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस बिंदु x1, y1 पर 1 अपॉन dx ऑफ y का मान, 1 अपॉन करके भी लिखकर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे? m की, और जब आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी उस m की वैल्यू की हेल्प से हम अपनी इस अविलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बात करी किसकी? अभी नॉर्मल लाइन की। एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं कि अविलंब रेखा नॉर्मल लाइन क्या होती है? कोई भी आपको कर्व दिया है, उस कर्व पर कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से होती हुई एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, और उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर और उस पॉइंट से यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली आपकी जो रेखा होगी उस रेखा को हम दिए गए वक्र की यानी दिए गए कर्व की, गिवन कर्व की नॉर्मल लाइन यानी अवलंब रेखा कहते हैं। तो इस तरह से हमने बात करी कि अवलंब रेखा क्या है, और साथ ही हम अवलंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे कि वक्र इतने पर स्थित बिंदु x1, y1 से जाने वाली या खींची गई अवलंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m और ब्रैकेट में x माइनस x1 से रिप्रेजेंट किया जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वेयर m इज इक्वल टू बिंदु x1, y1 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन होता है, जिसकी वैल्यू हम माइनस लगाते हुए बिंदु x1, y1 पर dy ऑफ x का मान ज्ञात कर ले, या माइनस लगाते हुए बिंदु x1, y1 पर 1 अपॉन ddx ऑफ y का मान ज्ञात कर ले। तो इस तरह से हमने अविलंब रेखा की बात करी। अब हम अविलंब रेखा पर आधारित कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अविलंब रेखा को कैसे ज्ञात करेंगे मैं उसकी चर्चा आपके सामने करता हूं। अविलंब रेखा पर आधारित अपना जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। आपको एक वक्र दिया है 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 12 और कह रहा है इस वक्र की अविलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो, और बिंदु दिया है 4,3 यानी हमें पॉइंट 4,3 गिवन है, और इस कर्व के नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
आप इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास आएगा 6x माइनस 8y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 6x होगा, 4y स्क्वायर का 8y होगा और साथ ही डी डी एक्स ऑफ y होगा और 12 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस तरह से हमने डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकाली और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आती है 6x डिवाइडेड बाय 8y। अब हमें बात करनी है बिंदु 4,3 पर। किस पर बात करनी है? 4,3 पर। अभी हम डी डी एक्स ऑफ y की ही वैल्यू निकालते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालूं 4,3 पर, तो जब हम इस पॉइंट पर बात करेंगे तो पॉइंट में जानते हैं आप जो पहला वैल्यू दे रखी है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी x के प्लेस पर हम 4 रखने वाले हैं और y के प्लेस पर 3 रखने वाले हैं। तो रखते हैं हम 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 और थोड़ा कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, यानी 24 डिवाइडेड बाय 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा यानी आपके पास 1 आ जाएगा। और ये क्या आ गया? बिंदु 4,3 पर डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू। हमें बात करनी है स्पर्श रेखा की नहीं, ये जो प्रवणता आएगी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी। आपको पीछे समझाया था। हमें ज्ञात करनी है अविलंब रेखा की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता क्या होगी? अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता होगी -1 अपॉन क्या होता था? बिंदु 4,3 पर डी डी एक्स ऑफ y का मान -1 अपॉन करते हुए, तो माइनस लगाया 1 अपॉन और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1, तो -1 अपॉन 1 यानी m बराबर आपके पास -1 आ जाता है। तो इस तरह से आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं बिंदु 4,3 पर अविलंब का समीकरण। किसका समीकरण? अविलंब का समीकरण। तो अविलंब का समीकरण क्या होगा? अविलंब का समीकरण होगा y माइनस y1, यानी जो 3 है वो y1 को रिप्रेजेंट करेगा और बराबर m का मतलब मैंने बताया था -1 है अभी, और x माइनस x1 से इन द सेंस 4। तो इस तरह से हमने y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 की बात करी। और अगली लाइन पर जाएं तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 बराबर -x प्लस 4। और अगली लाइन में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने किसकी बात कर ली? अपने अविलंब की समीकरण की। एक बार जल्दी से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आपको इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और आपसे बिंदु 4,3 पर अविलंब का समीकरण क्या होगा उसने पूछा है। सबसे पहले आपको दी गई डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल करना है। तो आप जानते हैं 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x होगा, 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8y होगा और साथ ही डी डी एक्स ऑफ y होगा। 12 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 8y। अभी बिंदु जो दिया है वो 4,3 दिया है, तो x की जगह पर 4 और y की जगह पर 3 हम डी डी एक्स ऑफ y की जगह पर रखेंगे। यानी इसमें x की जगह पर 4 और y की जगह पर 3 रखा। सॉल्व करा तो डी डी एक्स ऑफ y का मान बिंदु 4,3 पर 1 आता है। अभी हमें अवलंब की प्रवणता की बात करनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन बात करनी है। तो आपको फॉर्मूला बताया था -1 अपॉन बिंदु इतने पर डी डी एक्स ऑफ y का मान, तो -1 अपॉन और इसकी वैल्यू 1 आई है तो -1 अपॉन 1 यानी सॉल्व कर कर m बराबर -1 आता है। अब हम बात करते हैं बिंदु इतने पर अविलंब का समीकरण। तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। m की वैल्यू -1 है,
x1 y1 की जगह पर 4,3 काम कर रहा है, तो x1 y1 की जगह हमने x1 y1 की वैल्यू लगाई और इस तरह से हमने अपने अविलंब के समीकरण को क्या किया है, ज्ञात कर लिया। अभी हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से अपने इक्वेशन को निकालने के लिए बात करते हैं। जैसे अपना एक और क्वेश्चन दिया है, आपको वक्र दिया है x बराबर cos t तथा y बराबर sin t, ठीक है, और हमसे कह रहा है बिंदु t पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करो जब t बराबर π/4 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम दिए गए वक्र का डिफरेंशियल कर डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं। कैसे? क्योंकि x बराबर कितना है cos t, तो हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। आपको जब डिफरेंशिएशन मैंने समझाया था तो बताया था प्राचलिक समीकरण यानी आपको जब दे रखी हो पैरामीट्रिक इक्वेशन तो वहां डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते थे, हम वही प्रोसेस यहां फॉलो करेंगे। यानी x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू कॉस t का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, माइनस का साइन t। कॉस t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t माइनस का साइन t होगा। इसी तरह से हम y बराबर जो दिया है साइन t, हम उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो आप जानते हैं साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। अब हम बात करते हैं dx ऑफ y की, तो याद करिए आपको समझाया था इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी टी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ एक्स। अभी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू हमको पता है cos t है और डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस के साइन t है। हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर आपके पास डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का cot t। इस तरह से हमने डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाली। हमको बिंदु T पर ज्ञात करना है, तो बिंदु T का मतलब क्या होगा, ये जो x और y की वैल्यू जो वक्र में दे रखी हैं यही, क्योंकि ये T के पदों में है, टर्म ऑफ T है, इट मीन्स यही x और y की वैल्यू हम डी डी एक्स ऑफ वाई में लगाएंगे। क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई में एक्स वाई नहीं है, तो इट मीन्स बिंदु T पर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपकी माइनस का cot t ही होगी। कितनी होगी, माइनस के cot t। अगर यह एक्स वाई होता तो यहां हम एक्स वाई के प्लेस पर cos t और sin t लगाते, क्योंकि यह एक्स वाई नहीं है, इट मीन्स आपका डी डी एक्स ऑफ वाई का मान माइनस का cot t ही होगा बिंदु T पर। अभी हम बात करते हैं अवलंब की प्रवणता की, तो याद करिए अवलंब की प्रवणता मैंने आपको क्या बताई है। अवलंब की प्रवणता के लिए हमें क्या करना रहता था, अवलंब की प्रवणता बताई है -1 अपॉन और बिंदु T पर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान है माइनस का cot t, तो -1 अपॉन माइनस cot t। और हम सॉल्व करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 1 अपॉन cot t। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, अविलंब की प्रवणता की। अब हम बिंदु T पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु T पर अविलंब का समीकरण। अब बिंदु T आप कहोगे इसमें एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई की जगह कौन काम कर रहा है, एक्स वाई यानी x1 y1 फॉर्मूले में जो चाहिए होता था। तो ये जो x और y की वैल्यू आपको वक्र कर्व जो दिया है यही आपके x1 और y1 का काम करेंगे। यानी आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस y1। y1 का मतलब यहां y की वैल्यू यानी साइन t से है, इज इक्वल टू m की जगह पर है 1 अपॉन cot t और साथ ही x माइनस x1, और x1 का मतलब यहां x को रिप्रेजेंटेशन करेगा कौन, cos t। तो
तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। हमने अपना अविलंब का समीकरण ज्ञात कर लिया है। आंसर यही होगा, पर उसने एक लाइन और बोली है, हमें अविलंब का समीकरण बिंदु t पर तो ज्ञात करना है, तब जब t बराबर π/4 हो। तो क्यों ना हम t के प्लेस पर क्या रख दें, t बराबर π/4 पर अविलंब का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट t इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा, y माइनस साइन π/4, y माइनस साइन π/4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cot π/4 और x माइनस cos π/4। cos π/4 की वैल्यू हम जानते हैं, sin π/4 की वैल्यू भी जानते हैं और cot π/4 की वैल्यू भी जानते हैं। तो sin π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1 अपॉन √2 होता है, cot π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है और cos π/4 की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 होता है। अभी x वाले y के पास और जो कांस्टेंट है उन्हें हम RHS में लिख लें, यानी हमारे पास आ जाएगा y माइनस x, या अगले स्टेप में लिख दूंगा 5 माइनस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 से 1 अपॉन √2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, y बराबर x, या x को इधर ले आऊं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने अपने अवलंब का समीकरण बिंदु t पर ज्ञात किया, और साथ ही t बराबर जब π/4 हो तब भी हमने अपने अवलंब का समीकरण ज्ञात किया है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में अवलंब पहले क्या होता है उसके बारे में आपसे चर्चा करी, और साथ ही हम अविलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे जब आपको वक्र पर कोई बिंदु दिया हो। हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने अविलंब का समीकरण ज्ञात करने के तरीके को समझा है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। पर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है वीडियो को भी लाइक करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।